5.5 करोड़ मुकदमे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हैं, और 5.5 करोड़ मुकदमों में अगर मान लीजिए हर मुकदमे में 2 पक्षकार हैं तो 11 करोड़ लोग हो गए। 11 करोड़ लोगों में से अगर परिवार आप देखेंगे तो 4 लोगों का परिवार है तो 45 करोड़ लोग मुकदमेबाजी से ग्रस्त हो गए। FIR में नाम शामिल कराना, FIR से नाम हटवाना, FIR में धाराएं बढ़वाना, FIR में धारे कम करवाना, इन सारी बातों की एक पूरी इंडस्ट्री हो गई है। और अधिकांश समय पुलिस का उसमें अपराधियों को पर लगाम लगाने की बजाय मुकदमेबाजी से किस तरीके से वो किया जाए, तारीख पे तारीख की प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ज़्यादा है। और उसमें जो पुलिस एक पक्षकार होती है तो बेवजह के लोगों को एक्यूज्ड बनाना और लंबी चौड़ी चार्जशीट बनाना, और उस लंबी चौड़ी चार्जशीट के बाद उसमें जो गवाह होते हैं प्रोसिक्यूशन और जो डिफेंस दोनों के, और वो गवाह नहीं आते हैं, तो वो एक अलग समस्या है जिसका निराकरण करने का प्रयास किया गया है नए 3 क्रिमिनल लॉज में। जो समर्थ और ताकतवर लोग हैं जो बड़े वकीलों को इंगेज कर सकते हैं, इसको इस तरह से समझा जाए कि कई बार लोगों ने बोला है, बड़े बड़े जजों ने रिटायरमेंट के बाद बोला है कि महंगे वकील करने वाले लोगों को न्याय मिलने का मतलब ये है कि न्याय को लोग खरीद रहे हैं, कि भाई जिसके पास पैसा है वो आदमी जल्दी उसको न्याय मिल रहा है, उसकी सुनवाई जल्दी हो रही है। अभी क्या होता है कि सिर्फ आदेश की कॉपी मिलती है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन प्रोसीडिंग्स का ट्रांसक्रिप्ट AI के माध्यम से बनाना सबसे आसान है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से वहाँ पर सिर्फ स्पीकर लगाना है और वो रिकॉर्डिंग हो करके हर मैटर पे दोनों पक्षों के वकील ने क्या बोला, जज साहब ने क्या बोला, अगली तारीख क्या हुई, इससे ये पता चल जाएगा कि इफेक्टिव सुनवाई कितनी हुई। लेकिन देश में 20,000 अदालतें हैं जो जिला अदालतें हैं, और वहाँ पे हालात सबसे ख़राब हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास स्टाफ नहीं है, और लगभग 1/4 वैकेंसीज़ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जब कोई पहल होती है और वो आम जनता की तरफ मुड़ती है तो उससे ये समझ में आता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स का फ़ायदा आम जनता को मिल रहा है, क्योंकि संविधान में संविधान जनता को समर्पित है। यहाँ पर जो फैक्ट्स में लंबी लंबी बहस होती है वो बहस निहायत इर्रेलेवेंट है। अगर हम अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, अमेरिका के जो सबसे बेहतरीन जजमेंट हैं वो 20 पेज, 30 पेज, 40 पेज के होते हैं। वहाँ पर अमेरिका में आधा घंटे से ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन का मामला था, वहाँ पर अनुमति देकर के 45 मिनट तक बहस की गई। तो हम यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई है कि संविधान को बनाने में आज़ादी के आंदोलन में वकीलों का बड़ा योगदान था, तो वो हम धीरे धीरे मुकदमा प्रधान देश बन गए। छोटी बहसों और छोटे फैसले हों तो सुप्रीम कोर्ट में जितने जज इस समय हैं, इन्हीं जजों की वजह से 1 साल 2 साल के भीतर पेंडेंसी का मार्ग ख़त्म हो सकता है। लेकिन उसे करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जब AI के इस्तेमाल की बात करते हैं तो ये देखने की ज़रूरत है कि कितने मामले हैं जो सिंगल जज कर सकते हैं, कितने मामले जिसमें स्टीरियोटाइप की चीज़ें की जा सकती हैं। मुकदमे के बोझ को कम करने के लिए पुलिस की चार्जशीट से लेके वकीलों की बहस से लेके जजों के फैसले, सभी चीज़ों को लॉजिकल और टू द पॉइंट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि गलत मुकदमा फाइल करने वाले को, गलत मुकदमे में गलत एफिडेविट देने वालों को सज़ा होनी चाहिए, जुर्माना होने चाहिए, क्योंकि गलत मुकदमा फाइल करने वाले को ये डर होना चाहिए कि गलत मुकदमा जब प्रूव हो जाएगा उसको दंड मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज बहुत खास दिन है जब हम एक ऐसे मसले पर बहस करने जा रहे हैं जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये मुद्दा शुरू करने से पहले मैं 2 उदाहरण लेता हूं, जहां एक इंश्योरेंस के मामले में एक महिला 23 साल से अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए इंतजार कर रही है। साथ ही दूसरा मामला अगर मैं लेता हूं तो उसमें एक व्यक्ति जिसे एक मर्डर केस में सजा हो गई है और उस सजा की अपील सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, और इस अपील की सुनवाई ना होने के कारण वो व्यक्ति 20 साल से जेल में बंद है। ये दोनों उदाहरण लेते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, और आपको निश्चित रूप से संज्ञान में होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक नई पहल करते हुए जो 2026 जनवरी है वहां से एक नियम लागू किया, और नियम यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होगी वो बहुत लंबी चौड़ी और बहुत दिनों की बहस नहीं होगी। साफ तौर पर आपको बहुत शॉर्ट बहस करनी है जिससे कि आम आदमी की सुनवाई के लिए मौका आए। यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का निर्णय है, और इसी निर्णय के हम प्रभाव को, इसी निर्णय के फायदों को समझने के लिए आज आ गए। हमारे साथ एडवोकेट विराग गुप्ता साहब जुड़ गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अभी वकालत कर रहे हैं। विराग गुप्ता साहब का एक लंबा करियर है। विराग गुप्ता साहब लगातार
विभिन्न विषयों पे तो बोल ही रहे हैं, साइबर के विषय पे, टैक्स के विषय पे आपकी लगातार किताबें आ रही हैं। आप तमाम विभिन्न अखबारों में, विभिन्न न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं और कानून को कैसे बेहतर किया जाए, अदालती व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और खास बात यह है कि पिछले 10 साल से आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश लगातार सम्मानित कर रहे हैं। विराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2026 में चीफ जस्टिस ने नई पहल की है। पहले तो आपकी भाषा में हम समझना चाहेंगे ये जो एसओपी सर्कुलर जारी किया गया है उसका क्या मतलब है और कैसे वो आम आदमी को इम्पैक्ट करने जा रहा है। विप्लव जी, हम इस विषय पर बात करें उसके पहले थोड़ी पृष्ठभूमि में जाते हैं। आज सभी लोग अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं और जब अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित था तो वो 10 सालों से लगातार उस पर सुनवाई और फैसला नहीं हो पा रहा था। तो हमने उस पर किताब लिखी थी, अयोध्याज राम टेम्पल इन कोर्ट्स, कि राम जी को न्याय के लिए भारत के विभिन्न अदालतों में कितने दशकों तक इंतज़ार करना पड़ा और ये इस दुर्व्यवस्था में अगर आम आदमी की क्या गति होती होगी। तो कोरोना के पहले लगभग 3 करोड़ मुकदमे लंबित थे, जिनकी संख्या अब 5.5 करोड़ हो गई है। तो मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। तो ये मर्ज को सार्वजनिक तौर पर सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, चाहे चीफ जस्टिस हों, चाहे लॉ मिनिस्टर हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों। लेकिन समाधान का किसी के पास तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 90,000 मामले लगभग लंबित हैं, वो बदलते रहते हैं, लगभग 92,000 मामले लंबित हैं। ठीक है। और उन लंबित मामलों में वहाँ पर पूरे जज भी हैं, जितने जज हो सकते हैं पूरे जज भी हैं, 34 जज हैं। 34 जजों की पूरी संख्या, 1-2 कभी आते जाते रहते हैं। तो अब वहाँ पर जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से लोगों को जल्दी न्याय मिलना और सही न्याय मिलना ये उनका अधिकार है। तो चीफ जस्टिस साहब ने बोला है कि कुछ लोगों की सुनवाई हो नहीं पाती है और बड़े मुकदमों की, बड़े वकीलों की जल्दी सुनवाई होती है, ज़्यादा सुनवाई होती है। तो उन्होंने 3 स्तर पर आदेश निकाले। पहला आदेश ये निकाला कि लोगों के जो अर्जेंट मामले हैं वो कौन से मामले होंगे जिनको मेंशनिंग करके जल्दी सुनवाई कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने जीवन के अधिकार से जुड़े हुए मसले या एविक्शन से जुड़े हुए मसले, इस टाइप की चीज़ों को आगे दिया। दूसरा उन्होंने बोला कि लोगों को फाइनल हियरिंग आफ्टर नोटिस मैटर में एक 3 या 5 पेज की मैक्सिमम सिनॉप्सिस देने की आवश्यकता है। और तीसरा, सुनवाई के लिए उन्होंने बोला कि वकील लोग सुनवाई के 1 दिन पहले बताएं कि उन्हें इस मामले में कितना समय लगेगा और वो सुनवाई सिनॉप्सिस के अनुसार होनी चाहिए। तो अब अगर ये चीज़ हो गई तो इसकी वजह से भारत में मुकदमों की पेंडेंसी और मुकदमों के निपटारे में एक बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है विराग सर, मुझे एक बात बताइए, ये जो एसओपी जारी हुई वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के लिए जारी हुई। ट्रायल कोर्ट का एक प्रोसीजर है, इसके बाद हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जब अपील आएगी तब ये सब व्यवस्थाएं लागू होंगी। जो आम आदमी है, जो हमारा दर्शक है, जो आपको देख रहा है, समझ रहा है, वो जानने की ये कोशिश कर रहा है कि 20 साल तो निचली अदालत में लग गए, हाई कोर्ट में 10 साल लग गए, अब उसकी जाके अपील आई तो 30 साल तो पीरियड वो वैसे ही बिता के आया है। तो जिस स्पीडी जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, लास्टली अचीव क्या करना है सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट को अचीव ये करना है कि जल्द से जल्द हम सुने और जल्द से जल्द मामले डिसाइड हो, यही तो अचीव करना है। लेकिन नीचे तो 30 साल लग रहा है। अगर वो 2 साल में सुप्रीम कोर्ट कर भी देता है तो 32 साल हो गया ना पीरियड। आम आदमी को इससे कहां राहत मिली? क्या सोल्यूशन इसका निकल पा रहा? सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जब रिफॉर्म होता है तो उसमें आम आदमी को प्रत्यक्ष तौर पर कोई राहत नहीं मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है और वहाँ पर सारे लोग देख रहे होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हाई कोर्टों में और हाई कोर्टों की वजह से जिला अदालतों में एक संदेश जाता है। ये एक प्रतीकात्मक संदेश की बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई हो रही है, क्योंकि हर अदालत के मर्ज अलग हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4.5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं, उनके मर्ज अलग हैं। और संयोग से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग जो 65 से 70% मुकदमे वो क्रिमिनल मामले हैं और उन क्रिमिनल मामलों में राज्य एक पक्षकार है। तो वो वहाँ का क्या सलूशन होगा? क्योंकि वहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम है कि तारीख पे तारीख की प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ज़्यादा है और उसमें जो पुलिस एक पक्षकार होती है
तो बेवजह के लोगों को एक्यूज्ड बनाना और लंबी चौड़ी चार्जशीट बनाना, और उस लंबी चौड़ी चार्जशीट के बाद उसमें जो गवाह होते हैं प्रोसिक्यूशन और जो डिफेंस दोनों के, और वो गवाह नहीं आते हैं, तो वो एक अलग समस्या है जिसका निराकरण करने का प्रयास किया गया है नए 3 क्रिमिनल लॉज में, जिसमें बताया गया है कि लोगों को कैसे 3 साल के भीतर जल्द न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। इसी तरह से हाई कोर्ट के मामले दूसरे तरीके के हैं। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, भूमिका है, जुरिस्डिक्शन है, और वो सारी बातें संविधान में निर्धारित हैं। यहाँ पर मुख्य बोझ है एसएलपी का, और उस एसएलपी में उन्हें सिर्फ एक लीगल क्वेश्चन के बारे में बहस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने एक रूटीन कोर्ट बना लिया है, और उस रूटीन कोर्ट में 2 तरह की दिक्कतें आ गई हैं। पहली दिक्कत ये आ गई है कि जो समर्थ और ताकतवर लोग हैं, जो बड़े वकीलों को इंगेज कर सकते हैं, इसको इस तरह से समझा जाए कि कई बार लोगों ने बोला है, बड़े बड़े जजों ने रिटायरमेंट के बाद बोला है कि महंगे वकील करने वाले लोगों को न्याय मिलने का मतलब ये है कि न्याय को लोग खरीद रहे हैं, कि भाई जिसके पास पैसा है वो आदमी जल्दी उसको न्याय मिल रहा है, उसकी सुनवाई जल्दी हो रही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जेलों में बंद सभी लोग अपराधी नहीं हैं। उन जेलों आपका अनुभव विराग सर क्या है? मतलब कोई वकील बिना बात के भी 5 दिन हेयरिंग घसीट सकता है अगर वो चाहे तो, और सुप्रीम कोर्ट उसे सुनता रहता है? नहीं, देखिए ये एक निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 तरह के वकील होते हैं। एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं जिसके माध्यम से फाइल होता है, एक सामान्य वकील होते हैं, और तीसरा सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। सीनियर एडवोकेट्स में भी कुछ बड़े चेहरे होते हैं जो कि सरकार की तरफ से भी, बड़े बड़े कंपनियों की तरफ से भी उनके बड़े बड़े स्टेक्स होते हैं। तो वो मेंशनिंग की जो प्रक्रिया है, मेंशनिंग के माध्यम से होता क्या है कि जो उनकी जो स्टे एप्लीकेशन होती है, जो आईए होती है, जैसा कि हमेशा एक जनरल कहावत है कि क्रिमिनल मैटर में अगर बेल मिल गई तो इसका मतलब कि अब उसको एक्यूज को कोई दिक्कत नहीं हो, लंबा खींचेगा, और सिविल मैटर में स्टे मिल गया तो वादी को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, खींचेगा। तो इसी तरीके से मुख्य, जैसे महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो स्टे एप्लीकेशन थी वो जल्दी डिसाइड हो गई, मुख्य मुकदमे में कभी सुनवाई नहीं हो पाई। तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि मिसलेनियस डे में आईए की वजह से, वहाँ पर बड़े बड़े वकीलों के प्रभाव की वजह से उनकी जल्दी सुनवाई होती है, जिससे कि दूसरे आम लोगों के मुकदमे पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो नया एसओपी जारी किया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इस बारे में 2009 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से वकीलों की सुनवाई निर्धारित होनी चाहिए। हमने जब लाइव स्ट्रीमिंग का जो मैटर था, जब मैंने आर्गू किया था जस्टिस दीपक मिश्रा के बेंच के सामने, और हमने उसमें 2 बातें बताई थी, और ये इसकी वजह से हमारे जो जुडिशियल रिफॉर्म ऐसे होने चाहिए जिनका फ़ायदा आम जनता को मिले, और आम जनता को मिलने के लिए हमने उस समय सुझाव दिया था, और वो सुझाव आज भी लागू होना चाहिए। और ये सुझाव दिया था कि राइट टू जस्टिस के भीतर लोगों को जल्द न्याय मिलने का भी अधिकार है, न्याय को देखने का भी अधिकार है। कि अगर कोई क्लाइंट है, कोई एक्यूज्ड है, कोई विटनेस है, या कोई कंप्लेनेंट है, या वादी है, प्रतिवादी है, और वो कोर्ट नहीं जा पा रहा, वो क्यों कोर्ट में जाएगा? और कोर्ट की कार्रवाई को देखना नहीं चाहता, लेकिन समझना चाहता है कि क्या हुआ। तो हमने बताया था कि जिस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग में तो लोगों को जज आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस रहता है, लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्ट बन जाए कि कुछ भी जो हो रहा है, जज साहब ने क्या बोला, वकील साहब ने क्या बोला, और क्या अभी क्या होता है कि सिर्फ आदेश की कॉपी मिलती है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन प्रोसीडिंग्स का ट्रांसक्रिप्ट एआई के माध्यम से बनाना सबसे आसान है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से वहाँ पर सिर्फ स्पीकर लगाना है, और वो रिकॉर्डिंग हो करके हर मैटर पे कि दोनों पक्षों के वकील ने क्या बोला, जज साहब ने क्या बोला, अगली तारीख क्या हुई। इससे ये पता चल जाएगा कि इफेक्टिव सुनवाई कितनी हुई, इससे ये पता चल जाएगा कि क्लाइंट को उस दिन राहत मिली या नहीं मिली, और उसके बाद क्लाइंट अपने मामले की सर्टिफाइड कॉपी या अपने वेबसाइट में जाकर के अपने डिटेल को देख सकता है। लेकिन वो प्रक्रिया नहीं पूरी की गई। लाइव स्ट्रीमिंग या जो ऑनलाइन सुनवाई है वो सिर्फ उसका मेन फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिल रहा है, लेकिन देश में 20,000 अदालतें हैं जो जिला अदालतें हैं, और वहाँ पे हालात सबसे ख़राब हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास स्टाफ नहीं है, और लगभग 1/4 वैकेंसीज़ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जब कोई पहल होती है
और वो आम जनता की तरफ मुड़ती है, तो उससे ये समझ में आता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स का फायदा आम जनता को मिल रहा है, क्योंकि ये संविधान जनता को समर्पित है। मतलब सीधे तौर पर जो आपने समझा, विराट सर जो बात बता रहे हैं आपको, वो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये जो एसओपी या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई है, उसका इम्पैक्ट तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, क्योंकि यहीं के लिए। लेकिन जो लार्जर इम्पैक्ट है वो हाई कोर्ट और निचली अदालतों तक जाएगा। अब कितना सफल रहेगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये है विराट सर, एक ऐसा मुकदमा आया जहां ब्रीफ ही आपको 10 पेज की बनानी है, इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल मुद्दा है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अब 5 पेज का आपने कैपिंग कर दी। क्या ये कैप अपने आप में, या एक कहना कि आधे घंटे में आप हेयरिंग निपटा लीजिए, मतलब बतौर वकील आप मानते हैं कि इतना संभव है? निश्चित तौर पर, क्योंकि आर्टिकल 136 के भीतर जो भी यहाँ पर अपील होती हैं या जो भी होते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होता है। यहाँ पर जो फैक्ट्स में लंबी लंबी बहस होती है, वो बहस निहायत इररिलेवेंट है। अगर हम अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, अमेरिका के जो सबसे बेहतरीन जजमेंट हैं वो 20 पेज, 30 पेज, 40 पेज के होते हैं। वहाँ पर अमेरिका में आधा घंटे से ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन का मामला था, वहाँ पर अनुमति देकर के 45 मिनट तक बहस की गई। तो हम यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई है कि संविधान को बनाने में, आज़ादी के आंदोलन में वकीलों का बड़ा योगदान था, तो वो हम धीरे धीरे मुकदमा प्रधान देश बन गए हैं। और उस मुकदमा प्रधान देश बनने की वजह से मुकदमे की संस्कृति को अगर आप थोड़े इसके बोझ को महसूस करें, 5.5 करोड़ मुकदमे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है, और 5.5 करोड़ मुकदमों में अगर मान लीजिए हर मुकदमे में 2 पक्षकार हैं, तो 11 करोड़ लोग हो गए। 11 करोड़ लोगों में से अगर परिवार आप देखेंगे तो 4 लोगों का परिवार है, तो 45 करोड़ लोग मुकदमेबाजी से ग्रस्त हो गए। इसमें वो मुकदमे शामिल नहीं हैं जैसे NCLT, NCLAT, DRT, CAT, जो नगर पालिकाओं में मुकदमे हैं, सेल्स टैक्स, GST। तो ये जो सारे चालान के, ट्रैफिक चालान के, हम लोग सुनते हैं कि लोक अदालत में करोड़ों मुकदमे निपट गए, वो पेंडेंसी में नहीं आते हैं। तो ये मुकदमेबाजी की संस्कृति ख़त्म करने के लिए जो हर जगह पे अलग, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमेबाजी ख़त्म करने के लिए जो सिविल जो मुकदमे हैं उसमें हर मामले में नोटिस जारी करने से पहले बेवजह के मुकदमों को समरी ट्रायल से ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर स्पेसिफिक आर्गूमेंट होगा, अगर टू द पॉइंट आर्गूमेंट होगा, अगर किसी आदमी को अपना केस बताना है तो वो 5 पेज में दे सकता है। जिसको केस को कॉम्प्लिकेट करना है 500 पेज का देगा। ये एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो सारगर्भित चीज़ें होती हैं वो बहुत कम शब्दों में व्यक्त की जा सकती हैं, और जो फिजूल की बातें हैं वो लंबी की जा सकती हैं। तो अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के मामले में बहस चल रही है, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, उसमें जब वकीलों ने बोला कि इस मामले में समय निर्धारित कर दीजिए, तो वो जो वहाँ पे जज साहब थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी कोर्ट के तो हम ही मास्टर हैं और इसमें समय निर्धारित नहीं करेंगे। तो हमने उस पर लिखा और उस पर एक रिक्वेस्ट किया कि ये जो भी सुप्रीम कोर्ट के नियम बनते हैं, मेंशनिंग के बारे में हो या शॉर्ट नोट्स के बारे में हो या कम सुनवाई के बारे में हो, इनको सुप्रीम कोर्ट रूल्स में शामिल करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो लगातार अनवरत तौर पर उनका पालन होता रहे, कि ये नहीं कि चीफ जस्टिस आए बदले वो बदल गए। करेक्ट, आपने आर्गूमेंट की बात कही, चलिए आपने उसको सेटिस्फाई किया कि हो सकता है 5 पेज में भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है, नीचे से लेकर ऊपर तक आप आए। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो जजमेंट हैं वो लंबे लंबे 700 पेज 800 पेज के जजमेंट्स लिखे जाते हैं। अभी आपके ही एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि अयोध्या वाला जजमेंट 700 पेज का लिखा गया, या इस तरह के केशवानंद भारती वाला मैटर 700 पेज लिखा गया, 1045 पेज लिखा गया। शॉर्ट जजमेंट, मतलब क्यों इस तरह लॉन्ग जजमेंट लिखे जाते हैं? और अगर शॉर्ट जजमेंट लिखेंगे तो हम क्या सोसाइटी को एक, और कम से कम जुडिशरी को एक बड़ा फायदा? देखिए, लंबे जजमेंट लिखने के पीछे एक सबसे बड़ी एक जो एक देखा गया है, वो देखा गया है कि लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी विद्वता को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उसमें न्याय पीछे हो जाता है, विद्वता आगे आ जाती है, और उसके नुकसान 2 होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि उससे मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है, और दूसरा नुकसान ये होता है कि असली मुद्दा समझ में नहीं आता। जैसे कि राइट टू प्रिवेसी का जजमेंट था, या उसके बाद फिर आधार वाला जो राइट टू प्रिवेसी का दूसरा जजमेंट था, पुट्टस्वामी मामला जिसे बोलते हैं, हज़ारों पेज का जजमेंट था, और उस हज़ारों पेज के जजमेंट में कई साल तक सुनवाई के बाद आज तक ये नहीं पता कि राइट टू प्रिवेसी है कि नहीं है, निजता का अधिकार है कि नहीं है। तो इसी तरह से अयोध्या मामले में
जब वो बात आई, जब चीफ जस्टिस ने बोला कि हम इस मैटर को 6 महीने में डिसाइड कर देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस मामले में 5 जजों के बेंच कैसे बने, क्योंकि जो पुराने चीफ जस्टिस थे उन्होंने पिटीशन डिसमिस कर दिया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बन सकती है। तो हमारी किताब के बेसिस पे जब प्रतिवेदन गया और ये हुआ कि लार्जर बेंच कैसे बन सकती है, तो 5 जजों की बेंच बनी, लेकिन उसमें मेन इशू तो जो सिविल डिस्प्यूट था उसी पर ही करना है। तो अब क्या दिक्कत हो गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, गूगल सर्च आ गई, सारे मटेरियल हैं, और उसके बाद लॉ क्लर्क जो होते हैं, तो अधिकतर जजमेंट की जो बहुत सारा जो उसका ढांचा है वो लॉ क्लर्क बनाते हैं। तो वो लोग अपने जैसे एकेडमिक जो अपनी रिसर्च पेपर बनाते हैं या थीसिस बनाते हैं उस तरीके से बड़ा लंबा चौड़ा बना देते हैं। तो इंग्लैंड अमेरिका में आधा घंटे की बहस के साथ साथ जजमेंट छोटे होते हैं। तो उस जो छोटी बहस का 2 पहलू हैं, पहला छोटी बहस हो और छोटे फैसले हों। तो सुप्रीम कोर्ट में जितने जज इस समय हैं, इन्हीं जजों की वजह से 1 साल 2 साल के भीतर पेंडेंसी का मार खत्म हो सकता है। लेकिन उसे करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जब एआई के इस्तेमाल की बात करते हैं तो ये देखने की ज़रूरत है कि कितने मामले हैं जो सिंगल जज कर सकते हैं, कितने मामले जिसमें स्टीरियोटाइप की चीज़ें की जा सकती हैं। अब अगर निचली अदालत में देखें तो 1/3 मुकदमे तो सिर्फ इस तरह के हैं जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चेक बाउंसिंग केस हैं। अब उन मसलों पे रूटीन कोर्स में चीज़ें होती हैं, रूटीन कोर्स में चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं, तो मुकदमा प्रधान देश बनने से जीडीपी को नुकसान है, जो हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको नुकसान हो रहा है। कोई भी आदमी कहीं भी एफआईआर कर देता है, कोई भी कहीं कर देता है, और गलत मुकदमा दायर करने वालों के ऊपर पेनल्टी नहीं लगती है, जुर्माना नहीं लगता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अगर ये पहल हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संवैधानिक अदालत है, ये अपील कोर्ट नहीं है, और यहाँ पर आपको अपने पॉइंट को 1 पेज 2 पेज 3 पेज से ज़्यादा बनाना ही नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को एक एफिडेविट देना पड़ता है कि उसने कोई नया फैक्ट यहाँ पर लेकर के नहीं आया। तो जब आप नए फैक्ट लेकर के नहीं आए तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, और उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे आप उसको डिसाइड करें। तो 5 पेज बहुत ज़्यादा है। इसके पहले जस्टिस कौल थे, उन्होंने तो 3 पेज का ऑर्डर दिया हुआ था, और उन्होंने बोला था कि भारत में जितने मुकदमे हैं उन मुकदमों का इसी गति से डिस्पोजल हुआ तो 500 साल लग सकते हैं। करेक्ट। तो ये हमारे देश की राष्ट्रीय समस्या है कि हम मुकदमेबाजी के बोझ को किस तरीके से ठीक करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है विराग सर, आप इस कानून के जानकार हैं, आप लगातार बेहद बड़े विषयों पे काम भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, और आपने कई पुस्तकों में इसका जिक्र भी किया है। क्या ये बात सही है, मेरा सबमिशन है और उसके बाद आपका उत्तर होगा, क्या ये बात सही है कि लगातार हम मुकदमों के बोझ को कम करने की कोशिश बार करते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे, लेकिन क्या इस बात पर भी कोई चर्चा हो रही है कि आखिर ये मुकदमे हो ही क्यों रहे हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है कि मुकदमे क्यों हो रहे हैं, इस बात पे कोई चर्चा नहीं होती है। और अगर देखें तो किसी भी कम से कम क्रिमिनल मुकदमे में, सिविल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिविल में भी अधिकांश में सरकार एक पार्टी है, क्रिमिनल मुकदमे में देखें तो सरकार की तरफ से जज है, सरकार की तरफ से सरकारी वकील है, सरकार की जेल है, सरकार की पुलिस है, और जो कमज़ोर लोग हैं उनको सरकार की तरफ से मुकदमों में सहायता है। तो पूरा खेल ही सरकारी का है। तो जिस तरीके से हम फ्री बीज की बात करते हैं, जिस तरह से सब्सिडी की बात करते हैं, तो मुकदमा हमारी अर्थव्यवस्था का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है, और उस अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की वजह से मुकदमे के बोझ को कम करना या मुकदमे की संस्कृति को कम करना किसी की प्रायोरिटी नहीं है। जिस तरीके से हमारे अर्बन एरियाज़ में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की संस्कृति बढ़ गई है, अवैध झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की संस्कृति बढ़ गई है, हमारे मास्टर प्लान है, उसी तरीके से मुकदमेबाजी बढ़ने से एक पैरेलल एक इकनॉमी बन रही है। लेकिन उससे देश को कितना खतरा है, उससे संवैधानिक व्यवस्था कितनी ध्वस्त हो रही है, उसे समझने की ज़रूरत है। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कि भाई मुकदमा जल्दी निपटने से वकील का आमदनी कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों को फिक्स पैसे मिलते हैं, बाकी हर एरिया में मुंशी वगैरह कुछ अपने ले लेते होंगे, तो अगर उसका मुकदमा जल्दी खत्म हो जाएगा तो भी उसको उतनी फीस मिलनी है। तो इसलिए मुकदमे के बोझ को कम करने के लिए पुलिस की चार्जशीट से लेके वकीलों की बहस से लेके जजों के फैसले, सभी चीज़ों को लॉजिकल और टू द पॉइंट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि गलत मुकदमा फाइल करने वाले को, गलत मुकदमे में गलत एफिडेविट देने वालों को
सजा होनी चाहिए, जुर्माना होने चाहिए, क्योंकि गलत मुकदमा फाइल करने वाले को ये डर होना चाहिए कि गलत मुकदमा जब प्रूव हो जाएगा उसको दंड मिलेगा। विराट सर, मैं आपको और अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, केवल पेंडेंसी नहीं, ये मुकदमों के बोझ से ये पूरा सिस्टम, जो जुडिशियल सिस्टम ही नहीं खराब हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में मुकदमों के भार से भ्रष्टाचार जबरदस्त बढ़ा है। हर आदमी थाने पे, क्रिमिनल, खासकर क्रिमिनल के मामले में, हर आदमी जाके थाने में पुलिस को पैसा दे के निपटा रहा है। वो इंसाफ नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि 20-20 साल लग जाएंगे अदालतों में, इसलिए आउट ऑफ कोर्ट पैसा दे के उसको खत्म कर रहा है। यानी कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा साधन ही ये मुकदमे के बोझ बन रहे हैं। निश्चित तौर पर एफआईआर में नाम शामिल कराना, एफआईआर से नाम हटवाना, एफआईआर में धाराएं बढ़वाना, एफआईआर में धारे कम करवाना, इन सारी बातों की एक पूरी इंडस्ट्री हो गई है। और अधिकांश समय पुलिस का उसमें अपराधियों को पर लगाम लगाने की बजाय मुकदमेबाजी से किस तरीके से वो किया जाए। तो दिक्कत ये है कि जो पटवारी है वो सिविल मुकदमे का, ज़मीन के मुकदमे की बेस है, और पुलिस का जो थानेदार या दरोगा है वो क्रिमिनल मामले का है। और वहाँ पर जो चीज़ लिख दी जाती है वो सुप्रीम कोर्ट में भी बदलने में दिक्कत होती है। उन्हें अपने कलम की ताकत पता है। तो निचली अदालत में ही अगर वहाँ पर अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो कि यहाँ पर ये एफआईआर गलत लिखी गई थी या नहीं लिखी गई थी, और हम बजाय इसको 10 साल तक लटकाने के, ट्रायल में ले जाने के, इमीडिएट समरी डिस्पोजल कर दें जो प्राइमरली होता है, तो मुकदमों का बोझ काफ़ी कम हो सकता है। आपने अभी बोला कि आम जनता के ऊपर, कोविड पीरियड में आम जनता के ऊपर कितने तरीके के कोरोना में उनको रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, लॉकडाउन लगा दिया गया था। और मैं गाड़ी से जा रहा था अकेले, और गाड़ी से अकेले जाने में मास्क नहीं लगाए थे, नीचे किया था, 500 रुपये की पेनल्टी लगा दिया। तो हमने बोला कि भाई सारे नेता रैली कर रहे हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल, प्रधानमंत्री, सारे लोग रैली कर रहे हैं, उन रैली में लाखों लोग आ रहे हैं और उनको आप पेनल्टी नहीं लगाते हैं। आम लोगों पर पेनल्टी लगाने के साथ साथ जिन लोगों ने कोरोना की गाइडलाइंस का वायलेशन किया, गरीबों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए 188 के वायलेशन के लिए। तो हमने फिर एक किताब लिखी, अनमास्किंग वीआईपी, और उस अनमास्किंग वीआईपी के बेसिस पर बताया कि ये दोहरा रवैया, एक देश में 2 कानून गलत है, वहाँ तक तो ठीक है। फिर बताया कि 188 के तहत एफआईआर दर्ज ही नहीं हो सकती, सिर्फ पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। और सारे राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को हमने नोटिस भेजा, उसके बेसिस पे 4 राज्यों में 6 लाख मुकदमे खत्म हो गए। 6 लाख मुकदमे खत्म हो गए जो 188 में लॉन्च किए गए थे। तो क्या है कि आदिम जमाने के पुराने कानूनों के दम पर वहाँ पर अभी भी जो अंग्रेज़ों ने भारत में शासन कैसे किया, हम मैकाले की बात करते हैं, अंग्रेजी की बात करते हैं, हम एक पूरे औपनिवेशिक व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी ताकत पुलिस थी। और उस पुलिस सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया प्रकाश सिंह मामले में, और वो पुलिस सुधार किसी भी राज्य में नहीं हो रहा, न भाजपा शासित न विपक्ष शासित, क्योंकि जिस दिन पुलिस सुधार हो जाएगा, पुलिस नेताओं के शिकंजे से बाहर निकल आएगी, पुलिस का सामंती जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी, उस दिन से देश में सही मायने में एक गवर्नेंस की शुरुआत होगी। तो पुलिस जब भी किसी में चाहे एफआईआर दर्ज कर दे, और जब चाहे एफआईआर दर्ज नहीं करे, और उसके बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो गलत एफआईआर दर्ज करने के लिए, ये पूरी एक दिक्कत की समस्या की बात है। नीचे से लेकर ऊपर तक चलता रहता है। लेकिन विराट सर, अब आपके अनुभव से मैं लास्ट की तरफ थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा। आपका जो बड़ा अनुभव रहा, आपने एकेडमिक्स में बहुत काम किया, इस पर बहुत रिसर्च किया है, 5 ऐसी चीज़ें हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए जो जड़ पे काम करे। एसओपी निकाली सुप्रीम कोर्ट ने, कहा बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन धकाधक नीचे से तो मुकदमे आ ही रहे हैं ना, नीचे डिसाइड नहीं हो रहे हैं तो ऊपर ही आ रहे हैं ना। 5-5 मिनट की बहस करो, 8 मिनट की करो, 10 मिनट की, लगातार मुकदमे तो आ ही रहे हैं ना। 5 ऐसी चीजें जो आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अगर ये काम हो तो कहते नहीं है कि जड़ में मट्ठा डालना, वो वाला क्या हो सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब पुराने जैसे एक वेटिंग लिस्ट होती है ट्रेन की, तो वेटिंग लिस्ट चलती है, उसमें पहले वाले को और बाद वाले को होता है। तो पुराने मुकदमों के निपटारे के बगैर नए मुकदमों को टच करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, जिससे वो सही गलत जैसे भी हों, क्योंकि ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो मुकदमे क्रिमिनल के मुकदमे हैं, उसमें 25 डेट की जो सुनवाई होती है, सारी चीज़ें होती है। क्या होता है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 90% समय सिर्फ डेट मिलती है,
और 10% समय में सुनवाई होती है। करेक्ट। मैटर सिर्फ उतने ही लगाए जाएं जितने में सुनवाई होती हो। भले ही मेट्रो में डेट 1 साल बाद लगे, लेकिन एक मजिस्ट्रेट अपने सामने 1 महीने 2 महीने में पूरे मुकदमे को ख़त्म कर सके। अभी क्या होता है कि चार्जेस कोई फ्रेम करता है, गवाही किसी के सामने होती है, फाइनल आर्गूमेंट किसी के सामने होता है। तो ये जो दिक्कत है ये बिल्कुल गलत है। तो AI के इस्तेमाल से हम उन मुकदमों को निकाल सकते हैं जिन मुकदमों को जिनमें कि हम इमीडिएटली उनका समरी डिस्पोजल कर सकते हैं, वो चाहे चेक बाउंसिंग के केस में या सारी चीज़ों में। सुप्रीम कोर्ट में भी या तो 1 जज की बेंच होनी चाहिए या 3 जज की बेंच होनी चाहिए। 2 जजों की बेंच का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 2 जजों की बेंच में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो फिर वो तीसरी जज के पास जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो चीफ जस्टिस बन करके आते हैं, और जब चीफ जस्टिस बन के आते हैं तो वो सर्वोपरि होते हैं। हमको उनकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा रखना चाहिए। तो हमें वहाँ पर महत्वपूर्ण मामलों में 3 जजों की बेंच, सामान्य मामलों में 1 जजों की बेंच, उसके हिसाब से अगर चीज़ों को करें और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन अपने मुकदमों के बोझ से मुक्त पा लेगा। एक और बड़ी ज़रूरी बात, जिला अदालतों के सारे मजिस्ट्रेट और जजों की ड्यूटी सैटरडे संडे को जेलों में लगानी चाहिए, और जेलों में जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देखें कि किन लोगों की सज़ा पूरी हो गई है, किन लोगों ने 1/3 सज़ा पूरी कर ली है, कौन लोग ऐसे लोग हैं जिनको कि छोड़ने के लिए अंडर ट्रायल हैं, जिनको रिलीज़ करना चाहिए, कौन सी महिलाएं बच्चे हैं जिनको कि जेल में नहीं रखना चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अफसरों की ACR होती है, तो इसी तरीके से मजिस्ट्रेट और जजों की भी ACR होती है, लेकिन उनकी जवाबदेही नहीं होती है। और इस जवाबदेही बनाने के लिए एक राष्ट्रीय संस्कृति बनानी पड़ेगी, क्योंकि जुडिशरी के बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती है और आम जनता डरती है। मतलब तो जुडिशियल रिफॉर्म्स अपने स्तर पे हो गए। मोटी मोटी बात कहूं तो भारत में जिला स्तर पे, अगर डिस्ट्रिक्ट स्तर की बात करें, कोई मैकेनिज्म ऊपर तक नहीं है जो ये बताए कि इस मामले में क्यों इससे ज्यादा 100, 150, 200 हेयरिंग पे क्यों लगा और क्यों मामला टला। इसको लेकर कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर सिर्फ एक बात आ जाए जी, 5 बातों की जरूरत नहीं है जी। पूरे देश के हर मुकदमे में AI के इस्तेमाल से मुकदमों की प्रोसीडिंग्स की ट्रांसक्रिप्ट बनने लगे कि मुकदमे में उस दिन क्या हुआ, और कुछ नहीं। क्योंकि अभी तो क्या होता है, आता है कि मुकदमा आया, डेट लग गई, लेकिन मुकदमे में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग की भारत में जरूरत नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग एक लग्जरी है, लेकिन मुकदमों की प्रोसीडिंग्स की ट्रांसक्रिप्ट अगर लोगों को मिलने लगे कि 5 हियरिंग से देखिए हमारे मैटर में कुछ नहीं हुआ, मैटर आया, जज साहब ने बोला अगली डेट ये, अगली डेट ये, और अगर डेट लगनी थी तो मुकदमा लगाया क्यों गया था, पहले से क्यों नहीं उसको किया गया था। मुकदमा अगर लगता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और सुनवाई की संख्या के निर्धारण के अनुसार उसका फैसला होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट 226 में दुनिया भर की सारे मामलों में PIL सुनते हैं, लेकिन अपने ही अधीनस्थ अदालतों में जल्दी न्याय नहीं मिलने की व्यवस्था को लागू नहीं करते हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, करेक्ट, जुडिशरी को पहले अपना घर साफ करने की ज़रूरत है, उसके बाद सरकार और व्यवस्था की दिक्कतों को ठीक करें। क्योंकि मॉनिटरिंग कोई है नहीं, इसीलिए वो डेट पे डेट दे रहे हैं, चाहे 100 डेट हो रही है, चाहे 200 हो रही है। और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, जैसा कि विराट गुप्ता सर ने कहा, इसका प्रभाव ये पड़ रहा है समाज में। एक तो भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है, असंतोष हो रहा है, और ये जुडिशरी के प्रति जो लोगों की एक तरह से कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस था वो खत्म होता जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण एक और जरूरी बात बताइए। सरकार बोल रही है कि हमने इतने सारे जिलों से नक्सलवाद को खत्म कर दिया है, जिसको रेड आतंकवाद बोलते हैं, लेकिन मुकदमेबाजी से हम तो बुंदेलखंड में देखते हैं, दूसरे पिछड़े इलाकों में देखते हैं, ज़मीन जायदाद के मुकदमों से दुश्मनी बढ़ने के साथ जो सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, और जेलों में जाने वाले लोग, बेकसूर लोग, वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए किस तरीके से आर्थिक तौर पर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे उनके भिखारी हो रहे हैं, महिलाएं और लड़कियां किस तरीके से वो सड़क में आ जाते हैं। तो मुकदमों में विलंबित न्याय से एक पूरी सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और अपराध बढ़ रहे हैं। तो मुकदमेबाजी का मकसद है, न्याय का मकसद है, लोगों को सुनवाई मिलती है, तारीख मिलती है, फैसला मिलता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता निश्चित रूप से। और इसी न्याय की जो फैसले और न्याय की डेफिनेशन है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर समय के साथ आपने क्या मांगा है उसके मुताबिक अगर आपके पास फैसला नहीं आया तो असल में वो न्याय नहीं है, और उस पर 20-20 साल
30 साल, 40 साल, 50 साल अगर लग रहा है तो निश्चित रूप से इस न्यायिक व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। विराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने जो बात कहा हमारे दर्शक इससे लाभ पहुंचाएंगे, और कम से कम भारत की जुडिशरी में या लॉ मिनिस्ट्री में या प्रदेशों के बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, अगर आपकी बात सुन रहे हैं और इसको लागू करते हैं, इन बातों को जो आपने बोला, तो निश्चित रूप से ये जो समाज में जुडिशरी के प्रति, खासकर न्यायपालिका के प्रति जो असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, लोगों का बिलीव खत्म होता जा रहा, वो जरूर खत्म होगा। थैंक यू, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।